हेलो दोस्तों, ये पेपर है कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का पूरा हूबहू पेपर है। इस पेपर को बनाने में लगभग 1 महीने की मेहनत लगी। पूरे 100% मेरी गारंटी है इसमें से आपके प्रश्न आने वाले हैं। फुल आप इस पेपर को देख के अच्छी तरीके से याद कर लेना। पूरी जो सरकारी टीचर है सभी की मेहनत गई है। बहुत टाइम, मतलब मान सकते हो हर टीचर का 20 साल का कम से कम एक्सपीरियंस और कम से कम 50 टीचर एक साथ इसको बनाने में लगे, तो सोच सकते हो कितना हाई लेवल का पेपर है। और इससे बाहर एक भी पर्सन आपके जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो पूरा एकदम हूबहू आपको सेम टू सेम पेपर आपको देख लीजिए आप, सेम टू सेम पेपर आपके लिए है। तो आप लोग इस पेपर को दोस्तों अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये माध्यमिक परीक्षा 2024 का पेपर है। और दोस्तों देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ये राजनीतिक विज्ञान का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा। 80 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर के लिए सामान्य निर्देश जो भी है आप लोग अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना, ताकि पेपर में आपको दोबारा इंस्ट्रक्शन को ना पढ़ना पड़े। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर है वो सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को लिखना है। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत है वो किसने की थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोवियत संघ में जो है सुधारों की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है बोर्ड परीक्षा में। और अगला क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। आसियान से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जिसको मोस्ट लगा लेना। फुल गारंटी है, 100% लिख के देता हूँ। आसियान से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे बड़े में आ जाए चाहे छोटे में आ जाए। तो छोटे में प्रश्न ये आएगा कि आसियान जो क्षेत्रीय मंच है उसकी स्थापना जो है कब हुई थी। सबसे पहले देखिए, आसियान का नहीं पूछ रहा है, आसियान क्षेत्रीय मंच का पूछ रहा है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। आसियान क्षेत्रीय मंच की 1992 में ना। बाकी कोई गलत है तो आप कमेंट कर देना प्लीज। और सिर्फ राज्य ही नहीं, समूची मानवता की सुरक्षा की धारणा किस पक्ष में आती है, तो वो किस में आती है? अपारंपरिक जो है धारणा में आती है। किस धारणा में आती है? अपारंपरिक धारणा में आती है। देख लीजिएगा आप ये, कि सिर्फ मानवता की सुरक्षा और पूरी मानवता की सुरक्षा किस पक्ष में आती है? अपारंपरिक धारणा यानी अनकन्वेंशनल बिलीफ में आपकी आती है। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी से संबंधित हुए नियमाचारों को क्या कहते हैं? एजेंडा 21 कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? विचार, वस्तु, प्रौद्योगिकी, वस्तु विनिमय। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है प्रौद्योगिकी। क्या है? टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। और आगे देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर अधिक ध्यान दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पहली में तो किस पर दिया गया था? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें तो कृषि पर दिया गया था। ठीक है, दूसरी में किस पर दिया गया था? उद्योग पर दिया गया था। पहली में तो एग्रीकल्चर पर, और सेकंड में किस पे? इंडस्ट्री पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर इंडस्ट्री होगा, यानी सी इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, नेहरू मंत्रिमंडल के किस मंत्री ने भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री, वी के पांडे, इंदिरा गांधी, या वी के कृष्ण मेनन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वी के कृष्ण मेनन। ध्यान रखना, वी के पांडे नहीं होगा, वी के कृष्ण मेनन होगा। ठीक है, वी के कृष्ण मेनन। आगे देखिए, किस वर्ष के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा देते हैं? राजनीतिक भूचाल को कहते हैं, पॉलिटिकल अपलिहल कहते हैं। वो कौन से चुनाव थे? वो चुनाव थे 1971 के चुनाव। क्योंकि उस टाइम एक अलग ही आपके इंदिरा गांधी की सरकार जो वाले चुनाव की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग के सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, आप लोग मुझे जल्दी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की पहली मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती सईद या फिर महबूबा मुफ्ती, क्या इसका आंसर होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपके होगा महबूबा मुफ्ती। क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, महबूबा मुफ्ती। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 1991 में हुई थी शायद राजीव गांधी की हत्या। ठीक है, एक बार अब सॉरी सॉरी सॉरी, आप बताइए पहले कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी। आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था 19
1964 में, किसमें 1964 में दो हो गई, तो एक मार्क्सवादी और एक अलग हो गई थी। 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 के आम चुनाव में जो है कांग्रेस को कितनी सीटें मिल गई थी? तो इसमें कांग्रेस को लगभग 371 सीटें मिली थी, इसलिए इसको राजनीतिक भूचाल कहते हैं। अगला है, रजवाड़ों के शासकों को भारत में आने से पूर्व किस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे? तो ये जो सारी चीज़ें दे रखी है मैं आपको समझाऊंगा। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेशन क्या है, ये हो गया आपके इनके लिए। ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है? जवाहरलाल नेहरू का क्या है? एक भाषण है, ठीक है, एक भाषण है जिसको हिंदी में कहते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा देश अतीत में हिंदू राज्य था? तो अतीत में हिंदू राज्य कौन सा देश था? नेपाल था, ठीक है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी? ये किस वर्ष की बात है? जब संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य संख्या क्या कर दी गई थी? तो ये 1965 की बात है। कब की है? सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। देखिए सबसे पहले रिक्त स्थान आपके सामने दे रखे हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के नेता थे मुजीबुर रहमान, ठीक है, यानी मान सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर रहमान, आप लिख देना। अगला है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि है वो कब हुई थी? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि है वो रणनीतिक आक्रामक हथियारों की सीमा पर अंतरिम समझौता थी, और हुई कब थी? 26 मई 1972 मॉस्को में हुई थी। 26 मई 1972, मैं लिख के दे रहा हूँ, 26 मई 1972 मॉस्को। कहाँ पे हुई थी? मॉस्को। मॉस्को कहाँ पे है? तो मॉस्को रशिया में है। कहाँ पे है? रशिया में है, ठीक है। बता दिया आपको, ये चीज़ आपकी हो गई। अगली है, 2 अक्टूबर 2016 को कौन सा समझौता हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने उस दिन रविवार था और अचानक घोषणा कर दी थी कि भारत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का 2 अक्टूबर को अनुमोदन उन्होंने किया था। 2 अक्टूबर 2016 को अनुमोदन किया था, एग्रीमेंट किया था पेरिस समझौते का। किसका? जलवायु का जो पेरिस समझौता था, यानी जो कोप चलते हैं उसमें। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प किस देश से चुना था? तो भारत ने किस देश से चुना था? रशिया, या मान सकते हैं सोवियत संघ, रूस से चुना था। अगला है, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 1971 के जो चुनाव थे उनमें कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस को भी तो आया था, लगभग 371 सीटें प्राप्त की थी। में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। मिजोरम की बात है, ठीक है। मिजो कहाँ पे थे? मिजोरम की बात कर रहे हैं, ठीक है। का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है, तो किसका है? तो भारत का ही। जीडीपी सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया में किसकी है? भारत की ही है, यानी इसका राइट आंसर इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंडिया, ठीक है। आगे देखिए, शोक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी? व्हाट इज दी फॉर मोस्ट बिलीफ ऑफ द शोक थेरेपी? तो इसका क्या होगा कि उसकी शोक थेरेपी ने इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी अभिनिवेश में भारी बदलाव किया था, और इसकी जो है सबसे बड़ी मान्यता कि मुक्त व्यापार की पूर्ण स्वीकृति को आवश्यक माना, और मुक्त व्यापार व्यवस्था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई फॉरेन जो है परिवर्तन के मुख्य इंजन थे, और इसलिए इसका जो मुख्य रूप से आप कह सकते हो शोक थेरेपी, ठीक है, कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच मित्रता का कोई एक बिंदु लिखिए। तो मित्रता का बिंदु है कि 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि भारत नेपाल संबंधों का आधार निर्मित करती है, और वो एक दूसरे के बीच खुली सीमा साझा करते हैं। दोनों हिंदू राष्ट्र रह चुके हैं। नेपाल नागरिकों के को भारतीय नागरिकों के समान ही सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये हो गया। आगे देखिए, मैं सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको जो लिखना है लिख देना, एक बार सुन लेना, बस गारंटेड है याद हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, इसलिए इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दी गई है। सब में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम में मिलते रहेंगे। लास्ट टाइम एग्जाम का है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास के केरल मॉडल से आप लोग क्या समझते हैं? केरल में क्या किया गया? केरल में मानव विकास को अपनाया गया, यानी आप मान सकते हैं कि उसमें क्या किया गया? सबसे पहले तो ये किया गया
कि उसमें सबसे पहले हॉस्पिटल वगैरह, एक तो स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो उसमें किस किस पे ध्यान दिया गया, एक तो हेल्थ पे, एक एजुकेशन पे। इसलिए आज देखना बहुत सारे जितने मेडिकल कॉलेज है वो केरल तमिलनाडु उस साइड ही है। कृषि पे भी ध्यान दिया गया, लोगों के जीवन स्तर पर, प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान दिया, और केरल ने शिक्षा जैसे बहुआयामी मतलब चुना उसको, और आज केरल जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रगति कर रहा है, और साक्षरता भी बहुत ज़्यादा है। अगर उन लोगों को शिक्षित किया तो वहाँ पे मतलब लड़कियों की संख्या बढ़ी, और आज लिंगानुपात केरल का सबसे ज़्यादा है भारत में, ठीक है। फिर अगला है, इंदिरा गांधी ने किस राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था? भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी ने वी गिरी को दिया था, जो कांग्रेस के ऑफिशियल थे उनको नहीं दिया था। कांग्रेस के ऑफिशियल कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन इसने वी गिरी को दिया था और जीता भी दिया था। इसलिए इंदिरा को कांग्रेस से क्या कर दिया गया था? निष्कासित कर दिया गया था। फिर 1971 के चुनाव हुए, और उनको राजनीतिक भूचाल का गया, क्योंकि उस टाइम भी इंदिरा जीत गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई थी? तो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण आधिकारिक रूप से कब हुआ था? आप मान सकते हो आधिकारिक रूप से इसका निर्माण हुआ था आपके, आप मान सकते 1900 जो है 70 के आसपास में हुआ था। और इसके जो है बाद प्रथम आम चुनाव 1900 ये लगभग 40, हाँ 50 के आसपास हुआ था। और प्रथम आम चुनाव 1952 में क्या हुआ था? वे पर जिसमें पार्टी केवल 2 लोकसभा सीटें जीत पाई थी, और इसके बाद धीरे धीरे इसमें हुआ था। जनता पार्टी संक्षिप्त रूप से जेपी लीड पीपुल्स पार्टी की राजनीतिक पार्टी है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 और 1970 के बीच लगाए गए आपातकाल के विरोध में भारतीय राजनीतिक दलों के समूह के रूप में किया गया। और 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था भाजपा पार्टी, और इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी कौन थे? वाजपेयी थे, ये याद रखना। अब है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में ना, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। कैसे हुई थी? एक बम से हो गई थी, ठीक है। एक मतलब एक आतंकी संगठन ने कर दी थी। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष में हुई थी? और भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, परमाणु अप्रसार संधि को सशस्त्र नियंत्रण पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया। तो इसके क्यों की गई थी? तो इस पे भारत ने कहा था कि भारत इसको जो है मतलब कुल मिला के भारत ने कहा था कि एक तरीके से ये संधि पहले हो चुकी है, ठीक है। तो भारत ने इसको, इसके बाद ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, और भारत ने इसको मानने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा जब या तो किसी के पास परमाणु ना हो, या फिर एक देश के पास परमाणु हो और दूसरों को ना बनाने दे, ये तो गलत है। तो इसके अनुसार आप मान लीजिएगा, ठीक है। अप्रसार संधि किस वर्ष में हुई थी? ये हो गई थी शायद 1967 के आसपास, है ना। सुरक्षा की धारणा में अस्त्र नियंत्रण क्या है? तो अस्त्र नियंत्रण क्या है? सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें क्या होता है? ये सैन्य कार्रवाई को रोक सकता है, सैन्य हमले से बचाव की कार्रवाई का समन्वय करता है, या हथियारों के अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है। इसका संबंध युद्ध जैसी स्थिति को रोकने से है। तो अस्त्र कंट्रोल समझ में आ गया आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कौन सा था? तो ये क्वेश्चन आप शायद इसका नर्मदा आंसर करो, पर इसका आंसर नर्मदा बिल्कुल नहीं होगा। विश्व का सबसे पहला बांध, विश्व के लंबे इतिहास में संभवतः दुनिया का पहला बांध विरोधी आंदोलन कौन सा था? पुणे शहर के पास मुल्ला मुठा नदी, कौन सी? याद रखना, मुल्ला मुठा, ठीक है। मुल्ला मुठा नदी थी एक, कहाँ पे थी? पुणे में थी। कहाँ पे थी? पुणे में थी, मुल्ला मुठा नदी थी, ठीक है। पुणे में एक नदी थी मुल्ला, ठीक है, ये नदी थी, उसके आसपास हुआ था। और इसमें हुआ था क्या था? ये 1920 के दशक की शुरुआत में इसे मुलशी सत्याग्रह का नेतृत्व स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग महादेव सेनापति बापट और पत्रकार विनायक राव बापट, इसे मुलशी सत्याग्रह भी कहते हैं। कौन सा? ये रहना मुलशी सत्याग्रह है क्या? मुलशी सत्याग्रह भी इसे हम लोग कहते हैं। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी, थोड़ी अच्छे तरीके से इसको थोड़ा याद भी कर लेना आप लोग, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला है कि आसियान विजन 2 वैश्वीकरण के अंतर्गत मैकडोनल्डीकरण क्या है? तो इसको मैकडोनल्डीकरण प्रक्रिया क्या है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, यानी इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? संस्कृतियों की विश्वासी एकरूपता के बारे में विचार के अधिक से अधिक लोग
क्षेत्रों में फास्ट फूड रेस्टोरेंट के विचार हावी होने लगे और इसे ही वैश्वीकरण मैकडोनलाइजन हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से बहुत फास्ट चीज़ों को पहुंचाना हो गया। आसियान विजन 2000। अब आपके लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है वो आपके आ रहे हैं, तो इनमें भी हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे पूरे आपके। आसियान जो विजन 2020 है उसके उद्देश्य आप लोगों को लिखने हैं, यानी ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। तो उसमें क्या होगा, एक तो देखिए आसियान के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि एक तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, यानी आप लोग लिख सकते हो आर्थिक विकास इसका हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ें आपकी हो गई। प्लस आपकी क्या हो गया, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक प्रगति को तेजी में लाना और न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, ये भी एक मोस्ट मुद्दा है, क्षेत्रीय शांति। और क्या हो सकता है आपकी, और स्थिरता को बढ़ावा देना, कौन सी, स्थिरता को बढ़ावा देना, ये चीज़ें हो गई। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की के प्रक्रिया और ढांचों में सुधार है, तो कोई 2 सुझाव दीजिए, जो कि मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले 2 सुझाव क्या है, एक बहुपक्षीय, हालांकि जैसे जैसे देश 21वीं सदी विकसित होते गए, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, निर्णय प्रक्रिया और प्रभावशीलता जांच के दायरे में आ गई। नतीजन ये क्या है, एक बहुपक्षीय जो है एक मंच बन गया है या संगठन बन गया है। इसकी प्रभावशीलता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में सुधार तो आवश्यक है, पर सुझाव क्या कर सकते हैं, एक तो इसमें सुझाव कर सकते हैं कि स्थायी जो सदस्यता है, स्थायी सदस्यता जो है उससे 5 से बढ़ाकर सीटें आगे करनी चाहिए। ठीक है, स्थायी सदस्य को बढ़ावा करना चाहिए। एक जो वीटो पावर है, निषेधाधिकार, जैसे वीटो निषेधाधिकार जो स्थायी के पास है, उसको भी क्या कर देना चाहिए, वीटो पावर को भी क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए भाई। ये 2 चीज़ें आप, एक तो क्या होगी कि जो परमानेंट जो आपके सीट्स है उनके का क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, एक वीटो पावर को भी समाप्त करना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप लिख दोगे। कारगिल संघर्ष जो है उस पर एक संक्षिप्त आप लोगों को टिप्पणी लिखी है, कमेंट ऑन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। तो कारगिल संघर्ष कैसे हुआ था, तो कारगिल जो वॉर है वो करीब 2 लगभग कितने महीने तक चला था, पूछ ले कोई, 2 महीने तक चला था। ठीक है, 2 मंथ तक चला था। इस युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ दिया था। सबसे पहले इसमें विजय किसकी हुई थी, तो इंडिया इसमें जीत गया था। और दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराया था। 26 जुलाई 1999 बात कब है, मैं लिख रहा हूँ दोबारा, 26 जुलाई 1999 को इस युद्ध का समापन हुआ, यानी शुरू हुआ। और 26 जुलाई को क्या है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी मनाते हैं। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई, कारगिल दिवस भी उस दिन हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें, तो मैं आपको मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें बताता हूँ। और कारगिल विजय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1999 भारत के युद्ध ऑपरेशन विजय के रूप में भी इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, कारगिल क्षेत्र को खाली किया था, उसको ऑपरेशन विजय भी कहते हैं। आगे मंडल आयोग की 2 सिफारिशें हैं, एक तो है ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, यानी ओबीसी को क्या है 27% क्या है आरक्षण हो जाएगा। ठीक है, आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक सेवाओं के सभी स्तरों पर पदोन्नति में समान यानी 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। आरक्षित कोटा यदि पूरा नहीं किया गया है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ये भी एक बात हो गई। ठीक है, मंडल कमीशन की किसने किया था, मंडल कमीशन बीपी मंडल ने। किसने, मैं बताता हूँ आपको, बीपी मंडल ने। ठीक है, ठीक है, ये आपकी कुछ हो गई। ओबीसी के लिए सबसे बड़ा काम इन लोगों ने ही किया था। बोला है आशु छात्र संघ का उद्देश्य क्या था, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। आशु आंदोलन आप लोग दे सकते हो, ये मतलब असम के छात्रों का एक आंदोलन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा आपके सामने चीज़ें हैं नहीं। असम के छात्रों का एक आंदोलन है आशु आंदोलन। ठीक है, तो उसके ही बारे में आपको आपसे से रिगार्डिंग कुछ लिया गया है।
ठीक है, आगे देखिए, आशु क्षेत्र आंदोलन में समझा दिया। असम के छात्रों का आंदोलन है, वो वहाँ के जो आसपास के जो देशों के जो लोग आ रहे हैं उनको मतलब घुसने से सरकार रोके, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके हक कोई और ना छीने, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। बस यही बात है और कुछ नहीं है। आपके मतानुसार दल बदल का जुमला जो है आया राम गया राम क्या है, क्या ये वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है या लिखिए। तो मतलब आया राम गया राम था क्या असल में, ये आज हम लोग समझते हैं थोड़ा। इसमें क्या था कि एक हरियाणा के विधायक थे। विधायक को क्या बोलते हैं आप लोग? विधायक को बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पार्लियामेंट नहीं थे, तो नहीं नहीं, हाँ शायद एमएलए ही थे वो। उन्होंने क्या किया कि वो एक ही मतलब पखवाड़े में यानी 15 ही दिनों में उन्होंने 3 पार्टियां चेंज कर ली थी। इस पार्टी से इस पार्टी, इससे इससे वापस, इससे इससे इस, ऐसे 3-4 पार्टियां चेंज कर ली थी और बार बार नुकसान होता है पार्टियों को। तो इसलिए दल बदल कानून बन गया था कि जो जिस पार्टी की टिकट लेकर जीता है वो उसी पार्टी में रहेगा। अगर उसने छोड़ दिया तो उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। दल बदल का संबंधित अनुसूची कौन सी है? दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है भारतीय संविधान में? तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। कानून बना था 1988 है या 86, शायद 88 या 86 में बना था। ठीक है, ये आज ही प्रासंगिक है। आज कम प्रासंगिक क्योंकि इसके लिए कानून बन चुका है, एक अनुसूची बन चुकी है दल बदल से संबंधित, तो अभी इसमें इतना प्रासंगिक नहीं है। फिर भी अगर है आजकल कुछ तो है। योजना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था वो आप लोगों को समझाना है। तो योजना आयोग पर राज्य के सभी संसाधनों का मूल्यांकन करने, कम संसाधनों को बढ़ाने, और क्या था, और आपके था संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना था। मेन तो क्या था? मेन तो उन्हें प्लान बनाना था। ठीक है, और क्या था? तैयार करने और जिला योजना अधिकारियों को जिला योजना तैयार करने और प्राथमिकताएं निर्धारित करने में, यानी प्राइमरी क्या होगी, प्राथमिकताएं क्या होगी वो, और प्लानिंग क्या होगी, यानी योजना और प्राथमिकताएं निर्धारित, यानी सबसे पहले पैसा किस पे खर्च किया जाए। साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारियां किन्हें कहा जाता है? साधी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से अभिप्राय यह है कि हमें मिलजुल कर जो है पर्यावरण संबंधी, जैसे कि पर्यावरण हो गए, जलवायु हो गई आपकी, ये चीज़ें जो है ये साझी है पर अलग अलग है। समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, उस पर सारे रूप से यानी मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। लेकिन मिलजुल कर कार्य करने में सभी देशों की भूमिका अलग अलग होगी और सभी देशों को अपनी संबंधित भूमिका को निभाना होगा। ये होती है, ठीक है, जिम्मेदारियाँ। ठीक है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और मैं आगे भी पूरा कराने की कोशिश करूँगा। अगला है बाम सेफ का गठन कब हुआ था? और जो है ये पूरी फुल फॉर्म है बाम सेफ। गठन की मुख्य मंशा यानी मुख्य कार्य क्या था, किस इच्छा क्या थी, और परिणाम स्वरूप किस दल का गठन भी हुआ था, वो चीज़ें आप लोगों को बतानी है। तो बाम सिर्फ एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जातियों यानी 80 व अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी, अनुसूचित जाति ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल, ठीक है, जनजातियों और अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों को क्या था? शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राज्य करना था। बाम सेफ न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी। इसने अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। देखो ये मेनली इसकी बात थी, ना तो ये एक पॉलिटिकल जो है एक संस्था थी, ना ही ये एक जो है रिलीजियस यानी धार्मिक संस्था थी, कुछ नहीं था। ये तो अपने उद्देश्यों के लिए था। और बाम से वो गठन क्यों हुआ था? 1973 में मान्यवर कांसीराम और DK खारपड़े ने की थी, और इसके बाद दलितों ने एकताबद्ध करके अत्याचारों का प्रतिरोध शुरू किया। और इसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, और उसके फलस्वरूप किसका? दलित पैंथर्स महाराष्ट्र वगैरह इनका गठन हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, सुरक्षा में विश्वास बहाली से आप लोग क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो ये मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानकारी रखनी होगी कि सुरक्षा में विश्वास बहाली होती क्या है आखिर लोग, यानी जब सुरक्षा में उस देश पर विश्वास कर ले अपन लोग, लेकिन वो विश्वास बहाल कर दे, अपने पर आघात कर दे, जो हमला कर दे उसे विश्वास बहाली कहते हैं। और ऐसे कई बार मौके हमारे साथ चीन के साथ ऐसा मौका देखने को हमें मिला है। भारत और चीन के संबंधों में ऐसा मौका बार बार देखने को मिला है।
भारत पाकिस्तान के मध्य प्रमुख विवाद कौन से हैं, विवाद के मुद्दे कौन से उनको समझाना है, यानी कुल मिला के विवाद किस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। तो भारत आतंकवाद का मुद्दा, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद हो गया, आतंकवादी व उग्रवादी संगठनों का बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के विरुद्ध जो है 6 युद्ध भी है चलाया जा रहा है, जिसमें 2001 में भारतीय शासन पर हमला, 2008 में क्या हुआ था मुंबई पर, हाल ही में पठानकोट आतंकी हमला और बाद में पुलवामा हमला भी जो है हुआ था। ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान से लिंक्ड होने के कारण भारत पाकिस्तान के मध्य प्रमुख विवाद, इसके साथ साथ भारत के नदी जल विवाद यानी सिंधु जल विवाद और आतंकवाद नियंत्रण रेखा, ये विवाद आज भी जो है कायम है एक तरीके से। और शरणार्थियों तथा उनकी संपत्ति की मध्य कश्मीर की बातें हो गई और विभाजन की कुछ कड़वाहट हो गई। ये चीज़ें आपको मैंने सारे टॉपिक बता दिए हैं, बहुत ही कम टाइम में सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं। जितने एनसीईआरटी से कुछ बाहर के टॉपिक भी है वो भी आपको ऐड करके मैंने बता दिए। आपातकाल के लिए लिए जाने वाले कोई 2 सबक लिखने हैं आप लोगों को। आपातकाल से क्या 2 सबक जो है अपने को मिले थे। तो एक तो ये मिला था कि भारत में कितनी ही बड़ी सरकार आ जाए, तानाशाह कोई नहीं बन सकता, लोकतंत्र यहाँ पे ख़त्म कोई नहीं कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा था कि हमें जो है इसके लिए आपातकाल ऐसे ही नहीं, कुछ कठोर कानून घोषित किए जाने चाहिए, न्यायपालिका को ज़्यादा स्वतंत्र किया जाना चाहिए और एक कुछ वर्ड ऐड किए जाने चाहिए, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, जो बाद में ऐड किए गए थे। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें कुछ एक ही आदमी के हाथ में इतनी सत्ता नहीं होनी चाहिए कि वो न्यायपालिका को भी कंट्रोल कर सके। तो ये चीज़ें कुछ आपके लिए रहती है। अगला है सेक्शन सी, यानी आपके इसमें कुछ दे रखे हैं। सेक्शन सी, दीर्घ उत्तराधिकारकी प्रश्न है, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें हैं जो एक प्रभावशाली संगठन के रूप में बनाती है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके रूप में लिखते हैं। एक प्रभावशाली संगठन यानी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो इसमें क्या है कि यूरोपीय संघ का अपना क्या है, स्थापना दिवस है। एक तो उनका क्या है अपना जो है खुद का एक क्या है स्थापना दिवस है, ठीक है। खुद का क्या है झंडा है, ठीक है। खुद का ज्ञान है और यूरो यानी खुद सारे देशों की क्या है एक ही मुद्रा है जिसे यूरो कहते हैं। और इसके साथ साथ यूरोपीय देशों के एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन की पहचान प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक एवं सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। यानी मैं बताता हूँ आपको, एक तो इकोनॉमिक हो गया, एक जो है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक हो गया, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक कूटनीतिक हो गया आपके यानी चालाकी से, और एक आपका सैनिक प्रभाव हो गया। ये चीज़ें हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकी है और यही यूरोपीय संघ को एक अलग बनाती है, ठीक है। अगला है जापान की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ट्रोग्लाइट ऑन द इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ जापान। तो इसमें क्या हुआ कि 2023 में जापान की, जो मैं अभी के लिए करंट से जोड़कर बता रहा हूँ आपको, 2023 यानी करंट से जोड़कर आपको बता रहा हूँ, 2023 में जापान की जीडीपी है वो क्या है 4.2 जो है खरब डॉलर से आंकी गई है, खरब डॉलर, ठीक है। डॉलर को हम पहले ऐसे लिखते हैं, ऐसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 4.2 जो है खरब और आपके जो है डॉलर जो है आंकी गई है। और पिछले महीने ही जर्मनी ने ऐलान किया कि उसकी जीडीपी 4.4 है। तो देश के कैबिनेट ऑफिस के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है ये 2022 की तुलना में की तो जापान 1.9% वृद्धि हुई है। और जापान, ये तो करंट से संबंधित हो गया, ठीक है। अब जापान क्या है, एक ऐसा देश था, उसने वही बात है, टेक्नोलॉजी को उसने ज़्यादा बढ़ावा दिया, उसने एजुकेशन को बढ़ावा दिया, उसने कंप्यूटर को बढ़ावा दिया, उसने उन चीज़ों को बढ़ावा दिया, सैनिक क्षेत्र वगैरह सब में बढ़ावा दिया। हालांकि उसमें परमाणु बम गिर चुके थे युद्ध से त्रास, पर वो एक अलग देश था, युद्ध से उसने बाद में किनारा कर लिया और आज वो बहुत एक अच्छा देश बन चुका है। एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनका क्या महत्व है। तो क्या हुआ कि सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में क्या हो गया, विश्व एक ध्रुवीय हो गया। भाई 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। उसके बाद तो भाई अमेरिका ही सब कुछ हो गया, लोगों के लिए तो अमेरिका ही था। तो एक ध्रुवीय विश्व हो गया, मतलब कुल मिला के
द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अनएम्पुलर वर्ल्ड, अनएम्पोलर वर्ल्ड। तो इसमें क्या हुआ फिर, इससे एक दूसरे अमेरिका की सबसे ताकतवर देश बन गया संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका शेष विश्व के मध्य विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। कई बार इस संगठन इस कार्य को कर भी चुका है। और इसमें कुछ भूमिकाएं क्या होती है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विचारों, प्रथाओं, विरासत नीतियों के मॉडल के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल हेरिटेज फंड तथा यूरोपा नोस्ट्रा जैसे कुछ फाउंडेशन सांस्कृतिक विरासत के लिए मानवीय और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग काम करते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों और उनकी संरचना के अंगों के कार्यों को आप लोगों को स्पष्ट करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसियाँ कौन सी होगी वो आप लोग लिख लेना। एक तो है आपके महासभा, ठीक है, एक तो आपके महासभा हो गई, एक आपकी सुरक्षा परिषद हो गई, कौन सी सुरक्षा परिषद आपकी जो है हो गई, और एक आपकी ट्रस्टी परिषद हो गई, आपकी आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गई, इकोनॉमिक और जो है सोशल परिषद हो गई आपकी, एक आपकी हो गई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल कोर्ट आई सी इम्पोर्टेंट आपकी हो गया इंटरनेशनल कोर्ट। सचिवालय जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये राष्ट्रों के रुचि परियोजना पर काम करते हैं, उसे दस्ते बनाते हैं। और इस सम्मेलन सोवियत संघ है वो ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में हुई थी 24 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को यानी यूएस को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और ये संधि कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुई थी। प्रभावी कब से हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावित हुई थी। ये चीज़ भी आपको थोड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट में याद रखना। फिर आगे देखना आप लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है एक दल के प्रभुत्व का जो दौर था, प्रभुत्व के कारण उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले तो उस टाइम क्या हुआ था कि केंद्र एक तरीके से अतिक्रमण कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। केंद्र को और राज्यों के बीच टकराव नहीं हो रहे थे। कारण क्या था? केंद्र में भी कांग्रेस थी, राज्यों में भी कांग्रेस थी, और एक केरल में आई थी मार्क्सवादी, तो वहाँ पे उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ये सब कुछ उसके प्रभाव के कारण हो रहा था। यानी विचारधारा BJS नेतृत्व में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कड़ी नीति पर का पुरजोर समर्थन हो पाया था। USSR और साम्यवाद के खिलाफ थे। कई जो नेता थे भारतीय जनसंघ के वो भी थे। तो इन चीज़ों पे हो गया। अगला है भारतीय जनसंघ की विचारधारा पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय जनसंघ की कथित विचारधारा एकात्म मानववाद यानी सर्वप्रथम दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी। ये एक क्वेश्चन थोड़ी मैं आपको बताता हूँ एक बार, थोड़ी बीच में ही। जो एकात्म जो है आपकी एकात्म मानववाद, ठीक है, ये किसने दी थी? ये दी थी दीन दयाल उपाध्याय ने। दीनदयाल उपाध्याय ने ये जो है दी थी। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई। आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे देखिए। और जो है विचारधारा थी वो साम्यवाद के खिलाफ थे। और USSR, ठीक है, उन्होंने मतलब पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कड़ी नीति का पुरजोर उन्होंने समर्थन किया था। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए देश भर में अभियान का उद्घाटन किया था। और भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित किया गया था। और भारतीय जनसंघ है, जनसंघ से ही निकला है। 1970 में क्या हुआ था? आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण हेतु जनसंघ अन्य दलों के साथ विलय हो गया। इससे पदस्थ कांग्रेस पार्टी के आम चुनाव में हराना संभव हुआ। तो सबसे पहले कोई पूछ ले किससे निकली है, तो जनसंघ से निकली। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी 1951 में। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। ये चीज़ें होती है आपके चीज़ें हो गई, जनसंघ की विचारधारा हो गई। आपातकाल से उत्पन्न परिणामों का जो है आप लोगों को वर्णन करना है। तो क्या परिणाम उत्पन्न होकर आए थे आपातकाल से? एक तो उस टाइम
बाद के जो आपातकाल के जो परिणाम थे उन लोगों को आपको थोड़ा प्रकाश डालना है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में क्या लगा था, भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन आता है कई बार ऑप्शन टाइप में 12th बोर्ड में। फखरुद्दीन अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे। लगभग 21 महीने तक क्या चला था, 21 मंथ तक आपके आपातकाल चला था। कब से कब तक, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। और आप लिख सकते हैं कि लगभग आपके जो है आपातकाल के परिणाम क्या रहे। तो आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त कर गई मनमानी, यानी आप कह सकते हो जो नागरिक के अधिकार थे उनको थोड़ा समाप्त किया गया। चुनाव जो है स्थगित किए गए। चुनाव पर, इलेक्शन पर जो है थोड़ा प्रभाव पड़ा। और क्या प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ा कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया। और प्रेस पर प्रतिबंध, ये सबसे बड़ी कमी जो है भारत में रही, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी किसी भी आज़ादी नहीं थी किसी को छापने की। और क्या हुआ, प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी ने के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुषों की नसबंदी की गई। नसबंदी ज़बरदस्ती की गई, जो कि मानव अधिकारों का बहुत बड़ा उल्लंघन था। उस समय क्या हुआ कि जो भी कोई लड़का या आदमी मिलता था उसकी नसबंदी कर देते थे एक तरीके से, यानी जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए ये एक कह सकते हैं बहुत ही गंदा उपाय अपनाया गया था उस समय, जो कि बिल्कुल सीधे तरीके पर जो है किया गया था। ठीक है ये। और उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 36, ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, मैं बता रहा हूँ, 36, 37, 38, ठीक है, 39, 40 और 42 में सूचीबद्ध मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, आपातकाल घोषित होते हैं। और ये अधिकार आपातकाल रद्द होने तक निलंबित रहते हैं। क्या है, एक तरीके से डीपीएसपी है। क्या है, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स जो है स्टेट पॉलिसीज, ये है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार क्या 1977 के चुनाव परिणामों में कांग्रेस की हार का एकमात्र कारण आपातकाल ही था। तर्क देना है आप लोगों को कि क्या 1977 के चुनाव में परिणामों में कांग्रेस की हार का एकमात्र कारण जो है जो आपातकाल ही था। तो बिल्कुल आपातकाल कक्षा 12 जो आपकी 1970 का चुनाव दे रखा है। तो हालांकि कांग्रेस ने दक्षिण राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात में नतीजे मिश्रित रहे। हालांकि जनता गठबंधन में मुंबई ने सभी सीटें जीत ली। तो संरचनात्मक कारणों से मजबूत एकजुट विपक्ष का उदय था, मतलब विपक्ष बहुत खतरनाक निकल कर आया था, सभी एक साथ हो गए थे इंदिरा गांधी को हराने के लिए। आपातकाल भी एक कारण रहा, इमरजेंसी। और आपातकाल के साथ हुई जो ज्यादती थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण रही थी। और इसी के साथ कांग्रेस के भीतर फूट हो गई थी, थकावट हो गई थी, एकजुट विपक्ष आ गया था। और एक प्रभावी विपक्ष और जनसंचार माध्यमों को नियंत्रित करने में इंदिरा गांधी की विफलता भी शामिल है, जो आपातकाल के दौरान सेंसरशिप के अधीन था। तो ये चीज़ें कुछ जो है, यानी कुल मात्र एक मात्र कारण यही नहीं था, पर सबसे बड़ा कारण आपातकाल हो सकता है। लेकिन कांग्रेस विपक्ष जो है मजबूत हो गया था, कांग्रेस में आंतरिक फूट बढ़ गई थी, यानी बंटवारे हो रहे थे और थकावट आ गई थी। विपक्ष में पूरी तरीके से प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए थे, जिससे उनको फायदा मिल गया था। और ये चीज़ें कुछ रहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपके खंड द के क्वेश्चन है सेक्शन डी के जो है निम्नात्मक प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। तो इसमें पे एक क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों की आप लोगों को विवेचना करनी है, या भारत और रूस के संबंधों पर आप लोगों को प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, पहला ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या रहे थे, उन पर चर्चा करते हैं। तो एक तो था सोवियत साम्यवादी, यानी तानाशाही। सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख कारणों में उनकी साम्यवादी तानाशाही होना था, यानी थे तो वो साम्यवादी, पर वो कर क्या रहे थे, तानाशाही कर रहे थे। और गिरती हुई अर्थव्यवस्था भी था, 70 के दशक तक आते थे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिरने लगी थी, मतलब गिरती हुई उनकी क्या थी, अर्थव्यवस्था। और मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि जो है इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी हो रही थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही थी, ये चीज़ें हो गई। प्लस क्या हुआ, गोर्बाचेव की तथाकथित जो जनतांत्रिक नीतियों ने गणराज्यों के सोवियत संघ से अलग होने की मान्यता दी, यानी
गोर्बाचेव जो आए थे, मिखाइल गोर्बाचेव, उनकी कुछ सुधार की जो नीतियाँ थी वो तत्कालीन कारण बन गई थी और विघटन हो गया था। विघटन भौतिक होता है, एकदम अपने लक्ष्य के विघटन का कारण बन सकता है। किसी पिंड का विघटित होना यानी विघटन का उदाहरण है जब कुछ, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि वहाँ से सबसे पहला झटका लग गया था, लिथुआनिया वगैरह ये अलग हो गए थे। और देशों में क्या थी, बाकी देशों में राष्ट्रीयता का भाव जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता जागृत हो चुकी थी, तो इन देशों में भी राष्ट्रीयता का भाव बहुत तेज़ी से फैल रहा था। ये कुछ हो गई। अगला है भारत और रूस के संबंधों पर प्रकाश आप लोगों को डालना है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। क्या है? 7वां सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक आपके कारण क्या हो गया, दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार है वो वर्ष 2025 तक कितना है, 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करता हुआ पहले 45 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ये तो करंट की बातें हो गई आपकी, ठीक है। रूस भारत की दीर्घकालीन और समय परिक्षणित भागीदार रहा है। भारत रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा। अक्टूबर 2000 में रूसी राष्ट्रपति महिमा मुहिम सिरी की भारत यात्रा, भारत रूस रणनीति साझेदारी पर घोषणा हुए। 28 जनवरी, एक घटना मैं बता रहा हूँ, 28 जनवरी 1993 को क्या हुआ, रूस और भारत ने मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। और 1971 में भी सोवियत संघ के साथ भारत की 20 वर्षीय मैत्रिक संधि हुई थी, जो कि अमेरिका पाकिस्तान के नज़दीकियों के कारण भारत का सबसे बड़ा विदेश नीति में एक सबसे बड़ा उपलब्धि मानी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का आशय बताते हुए इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्क्राइब द इट्स इफेक्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, तो इसके इफेक्ट बताने ग्लोबलाइजेशन के यानी वैश्वीकरण के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में क्या है कि वैश्वीकरण ने इसका आशय क्या है, तो वैश्वीकरण ने दुनिया भर के लोगों की जीवन शैलियों में भारी बदलाव ला दिया है। विश्व व्यापी रुझानों के प्रति अनुकूलन में तेजी से वृद्धि हुई। सांस्कृतिक समरूपता वाले एक वैश्विक उपभोक्ता समाज का उदय हुआ। संचार प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में आई क्रांति ने लोकप्रिय व संस्कृति के दायरे को जादुई ढंग से प्रभावित कर दिया है, ठीक है। इसके प्रभाव क्या निकले, तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय समाज ने पश्चिमी समाज तथा संस्कृतियों की कुछ बातों को आत्मसात यानी उनको अपना लिया है। जैसे कि महिलाओं की स्वतंत्रता हेतु सबसे बड़ी पहल वैश्वीकरण के कारण ही हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, महिलाओं की क्या है, महिलाओं की क्या स्वतंत्रता हो गई आपके। और क्या हो गया, रूढ़िवादी तत्वों का विरोध हो गया, यानी रूढ़िवादी जो है तत्व है उनका क्या हुआ, विरोध हुआ। और क्या चीज़ें आई, शिक्षा की अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच यानी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। इसके परिणाम स्वरूप इसके ये प्रभाव आए। और क्या हुआ, और हुआ शहरीकरण, जन जागरूकता। एक तो शहरीकरण जो है सबसे बड़ा कारण प्रभाव आया। जन जागरूकता, संसाधनों की पहुंच में वृद्धि, ये यानी भौतिक संसाधनों में भौतिक सुखों की ज़्यादा से ज़्यादा तलाश, ये चीज़ें आपकी हो गई। अगला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि वैश्वीकरण के खिलाफ उत्पन्न हुए विरोध को समझाइए। क्या विरोध हुआ था? वैश्वीकरण के विरोध तर्क देते हैं कि बैंक नागरिकों को उनके अपने खातों में बंद कर देते हैं। 60% से अधिक बेरोजगारी की दर और एक पूरे देश का बैंक दिवालिया हो जाना वैश्वीकरण के खिलाफ तर्क है। हमें वैश्वीकरण के खिलाफ क्यों होना चाहिए? आलोचक देते हैं कि वैश्वीकरण के कारण विकसित दुनिया में विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां क्या हो रही है, खत्म हो रही हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 2000 के बाद 5 मिलियन विनिर्माण नौकरियां खो दी है। जो चीज़ों को बदतर बनाती है वह यह है कि जब वैश्विक व्यापार की बात आती है तो हर कोई समान नियमों के अनुसार नहीं खेल रहा। और कारण कौन कौन से, तो आधुनिक मैक्रोइकोनॉमिक्स में वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन को चलाने मुख्य कारक है। आर्थिक असमानता है, नौकरी की इससे क्या हो रही है, असुरक्षा हो रही है, यानी टेक्नोलॉजी ज़्यादा आएगी तो नौकरी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो नौकरी की असुरक्षा, आर्थिक असमानता, पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता और सांस्कृतिक एकरूपता, ये सभी कारण सबसे बड़े शामिल इसके कारण हैं। अगला है, भारत के राजनीतिक जो है मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। तो ये कौन कौन से स्थान हैं? मैसूर हो गया आपके, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और सिलोन। तो मैसूर आपकी कर्नाटक के आसपास, मणिपुर तो इस साइड आपके भारत में। मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको एक मैप।
एक आपको मैं अभी एक छोटा सा मैप बना के भारत का, इंडिया का मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे मतलब ऐसे तो है नहीं इंडिया का मैप, मैं इसे मान लेता हूँ ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे मैप हो जाएगा लगभग भारत का। तो यहाँ पे तो आप कर सकते हो, मैं लगभग दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे तो आपके मैसूर हो गया, ठीक है, और मणिपुर तो आपके यहाँ पर हो ही गया। आंध्र प्रदेश आपके यहाँ पर हो गया। शिलोन जो है वो इसमें शायद यहाँ पर है। ग्वालियर ये एमपी पे, यहाँ पे आपके आ गया, राजस्थान में सबसे पहले एमपी में आ गया। मद्रास आपके नीचे आ गया। बड़ौदा आपके गुजरात में आ गया। हैदराबाद आपके यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ें हैं आपकी कुल मिलाकर, मैंने मैप में बता दी। तो दोस्तों पेपर आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ जरूर बताना। बहुत ही आपके लिए बस मैं कहता हूँ बहुत ही मेहनत की है। कुल मिलाकर 45 मिनट से भी ज़्यादा का वीडियो बन चुका है। 1 घंटे तक आपके लिए मेहनत, इसको तैयार करने में लगभग मुझे 3-4 घंटे लगे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाए हैं। हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश की है। अगर इसको रट लिया ना तो मेरी गारंटी है, कोई ये कहते कि सर मेरे मेरे जो है 90 से कम बन गए, तो वो मेरे पास आ जाना, बिल्कुल नहीं बनेंगे। 100 आएंगे। बस इस पेपर को रट लेना और जो बता रहा हूँ वो कर लेना बस। फुल गारंटी, एकदम फुल गारंटी अपनी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, आप मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।